हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के कोलैप्स की, जिसमें आज आप जान रहे होंगे कि हमारा पड़ोसी देश जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी अनस्टेबल चल रही हैं, और जिस हिसाब से रिस्क इंडिया का बढ़ गया है इसमें काफ़ी सारी ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसको इंडिया को लेके काफ़ी कंसर्न होना चाहिए। और क्या इंडिया एक्शन फॉरवर्ड ले सकता है जिनसे चीज़ें एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ें। डेफिनेटली ये सारा चीज़ आप सब देख रहे हैं और ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट में है। बट फ्यू थिंग्स हम चाहते हैं कि इसको लिस्ट डाउन किया जाए कि ओवरऑल क्या क्या चीज़ें बदली इसके बाद। बेसिकली अगर आप देखेंगे ये सारा मैप, तो बांग्लादेश ना बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है इंडिया के मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। जबकि अगर आप देखें जिसमें पर्टिकुलरली ये जो चिकन नेक का एरिया है, ये बड़ा स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से है जिसकी नज़र चाइना हमेशा इसके लगा रखता है। लेकिन अब आगे चल के देखें तो बड़ा एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है पॉलिटिकली, और ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितना बांग्लादेश का जो यूथ जिसकी स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग हुई है, ये जो पूरा डायरेक्शन है इसका, ये मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये जिस तरीके से पैन आउट कर रहा है, भविष्य डिफ़िकल्ट है। आज ये इमेजेस जो आए जिसमें लोगों ने मुजीबुर रहमान के जो स्टैचूज़ हैं उसको तोड़ने की कोशिश की है, ये किसी भी देश के लोग अगर उसके फाउंडिंग फादर्स के खिलाफ हो जाएं तो ये एक एंड ऑफ एन एरा की तरह डिफाइन करता है। अब ज़रा देखिए, मुजीबुर रहमान की फैमिली ने बहुत इस देश के लिए सैक्रिफाइस किया है। इनफैक्ट उनकी पूरी फैमिली असैसिनेट कर दी गई, और जो उनकी फैमिली में जो सिर्फ दो मेंबर बचे उसमें से एक शेख हसीना है जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। बट समझिए इस पूरी चीज़ को, एक व्यक्ति जिसने एक देश को कार्व आउट किया, आज उसकी पूरी फैमिली बाहर है। 45 मिनट्स में जो है कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को देश से इवैक्यूएट करने के लिए मिलिट्री ने कह दिया। ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, और कहीं ना कहीं ये एक सिग्नल है भविष्य के बांग्लादेश के लिए। आगे चल के किस तरीके से पैन आउट करती है चीज़ें, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सेकेंडली, इसमें इन्वॉल्वमेंट कई देशों का हो रहा है, जैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों इसमें इंटरेस्टेड हैं। चाइना क्या चाहता है? चाइना चाह रहा है कि आप हमको ऐसी गवर्नमेंट यहाँ बने जो उनके लिए प्रो हो, जो इंडिया के इन एरियाज़ में डिफ़िकल्टी क्रिएट करे। कोशिश होगी जो बांग्लादेश के अपने पोर्ट्स हैं वहाँ पे चाइना अपना प्रेजेंस बढ़ा सके। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है कि आपका एक सबसे बड़ा एडवर्सरी आपके नज़दीक आके बैठ जाए। प्लस पाकिस्तान जो है 1971 की लड़ाई का जंग खाया हुआ है, वो हार खाया हुआ है, और हारा हुआ ये व्यक्ति ये बस यही चाह रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे हम रेडिकल एलिमेंट्स को घुसा दें, ताकि जितने भी लोग हैं जो उनका अपोजिशन कर रहे हैं वो सबको धीरे धीरे मिलिट्री या गन पॉइंट पे उनको शांत कर दिया जाए, और वापस से ये पूरा रेडिकल जो इस्लाम जो यहाँ डेवलप हुआ था जिसके कारण 1971 की अपराइजिंग हुई, उसको दोबारा से यहाँ खड़ा किया जाए। तो ये एक बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इस चीज़ को समझना, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से देश से अचानक से छोड़ के जाना पड़ा। तो ये डेवलपमेंट्स बड़े क्रूशियल होंगे देखने के। अब मिलिट्री कंट्रोल अगेन ये सिर्फ उस दिशा की तरफ बढ़ा जिस दिशा में पाकिस्तान बढ़ा, जहाँ पे मिलिट्री डिसाइड करती है कि अब नेक्स्ट लीडर कौन होगा, किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होंगी। आप अफ़गानिस्तान में आप ये चीज़ें देख चुके हैं। अब ये डेवलपमेंट इंडिया के नेबरिंग एरियाज़ में ये बड़ा सही नहीं है कि ये चीज़ें जो हैं, डेमोक्रेसी जो इतनी अच्छी चल रही थी, इतने अच्छे से बांग्लादेश डेवलप कर रहा था, अचानक से एक झटके में ये मिलिट्री के हाथ में चला जाए। अब जैसा कि हर जगह हम देखते हैं, हर सिचुएशंस में जो माइनॉरिटी होती है वही पिसती है। बांग्लादेश के केस में माइनॉरिटी हिंदू है, और इस हिंदू को आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप भी आर्म्स निकाल लो और आप भी उसमें लड़ो और मार काट का एक दौर शुरू हो जाए। बेटर यह है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, और इन चीज़ों में जितनी जल्दी शांति आ सके वो प्रिडोमिनेंटली इसे पहले इस्टेब्लिश करने के पीछे हर गवर्नमेंट की कोशिश हो। क्योंकि इस तरह की अट्रॉसिटी अगर कभी भी अगर बढ़ जाती है माइनॉरिटीज़ पे, तो या तो दो ही चीज़ें, या तो वो अपना डिफेंड कीजिए या तो आप माइग्रेट कर जाइए। और ये जो माइग्रेशन होगी वो इंडिया में ही आएगी, और इंडिया में आने का मतलब है कि इंडिया का हर स्टेट, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, झारखंड, बिहार, असम,
मणिपुर, त्रिपुरा, हर जगह पे लोग आ जाएंगे और ऐसे लोग आएंगे जिनका कोई अता पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कौन कहाँ से आया, किस तरीके से आया। प्लस बांग्लादेश की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, जो डेवलपमेंट बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के थ्रू हो रहा था, बाकी इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बढ़ रही थी, ये इंस्टेबिलिटी का फेज़ एक इकोनॉमिक डोल्ड्रम्स में कंट्री को ले आता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तब तब रेडिकलाइजेशन बढ़ जाता है, और ये इंडिया के लिए सही नहीं है। एक रेडिकलाइज पाकिस्तान आपके कश्मीर में ऑलरेडी डिस्टर्बेंस कर रहा है, एक रेडिकलाइज बांग्लादेश आपके लिए अगेन एक हेडेक बनेगा। तो अब द वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया क्या करे इस सिचुएशन में? सबसे पहले तो देखिए, किसी दूसरे को कहने से पहले पहले अपना घर मजबूत कीजिए, और वो मजबूती आती है एनआरसी से। चाहे इस पे आप कितना भी बात कर लें, या तो इसको इम्प्लीमेंट करने का समय हो चुका है, चाहे आप आज करें, आज के 2 साल बाद करें, 5 साल, 10 साल, जितना भी टाइम लें, लेकिन एनआरसी इज़ ऑन द कार्ड्स, ये होना ज़रूरी है। नंबर वन क्यों? आप ज़रा सिंपल सी बात समझिए, अगर आप अमेरिका जाते हो, आपको सारा अपना डिटेल डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है, कितने दिन आप रह रहे हैं, कब निकलने वाले हैं, आपका डॉक्यूमेंट क्या है, पासपोर्ट क्या है, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि वो वर्ल्ड की नंबर वन इकोनॉमी तब तक नहीं अपने आप को बरकरार रख सकता है जब तक वो कंट्री में इनफ्लो एंड आउटफ्लो को पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में हो। इंडिया भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है और आने वाले दशक इंडिया के हैं, बट इंडिया कभी ऐसा एक देश नहीं बन सकता जो ये कहे कि हम एक असाइलम सीकर्स की एक पूरी एक एक लाइन खोल देते हैं जिसमें कौन कब आ रहा है हमें पता नहीं है, और देश का एक सेगमेंट है जो मेहनत करे, टैक्स दे और वो देश की इकोनॉमी को ऊपर लेकर जाए। अल्टीमेटली इसमें होगा क्या कि हम वही एक मिड सेगमेंट में रह जाएंगे, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, यही कंट्रीज़ के सिनेरियो में हम फंसे रह जाएंगे, और अंदर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं इसी तरह की बनी रहेगी कि जिससे हम कभी भी एक विकसित देश की तरफ पूर्णतः नहीं बढ़ पाए। तो ज़रूरी यह है कि कितने सिटीज़न हैं आपके, एक कट ऑफ डेट तय हो जिसमें ये डिसाइड हो कि ये आज का डेट है, और आज के डेट से पहले इसमें जितने लोग हैं वो हमारे सिटीजन्स हैं, और हमने उनकी सारी बाकायदा एक रजिस्टर बना रखा है। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन। सेकेंड इज़ द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्वॉल्वमेंट। अब इंडिया देखिए, अब बहुत हाई टाइम हो गया दैट इंडिया इन द विसिनिटी शुड एक्ट एज ए बिग ब्रदर। आप हर बार यूएस की तरफ नहीं देख सकते कि यूएस आए, इंटरवीन करे और हर बार वो गाइडेंस दे कि किस तरीके से आप लोग आगे बढ़िए, एंड स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू खालिदा जिया, क्योंकि इनका जो लिनिएशन है वो चाइना की तरफ काफ़ी है। और अगर ये चीज़ें मटेरियलाइज हो गई, क्योंकि ये सारे ऑपोजिशन के लीडर अब जेलों से निकल रहे हैं, पार्लियामेंट जो है भंग कर दी गई है, शेख हसीना इस्तीफ़ा दे चुकी है, तो अब इस तरीके से चीज़ें जो बढ़ रही हैं, बड़ा मुश्किल है कि अगर ये जो रियलिटी है ये कल को सही हो, और अगर ऐसा होता है और सही में ये चीज़ें अगर चाइना की तरफ प्रो हो जाए तो इंडिया के लिए बहुत कंसर्न है। इसलिए इस वे फॉरवर्ड को बहुत समझना होगा कि दैट यू हैव टू ओपन ऑल योर चैनल्स, यूज़ एवरी कम्युनिकेशन टू गो एंड डील विद दिस सिचुएशन। इसमें सिर्फ आप यूएस या किसी और कंट्री के इंटरवेंशन के आएगा, वो करेगा, फिर उस चीज़ के करेंगे नहीं। प्लीज़, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब आप बड़े देश हो चुके हैं, आपको इस चीज़ में डिफाइन करना होगा चीज़ें क्या हैं। एंड द फ्यू नेक्स्ट सजेशंस आर वेरी क्लियर। अगर आप इस चीज़ में 100% श्योर हैं कि ये चीज़ें अब आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू हैव टू डिप्लॉय योर फोर्स। चाहे आप पीस कीपिंग फोर्स बनाइए या आप अपनी मिलिट्री भेजिए। ये बिल्कुल क्लियर है कि एक अनस्टेबल बांग्लादेश आप बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। एंड इन फैक्ट इस पूरे थ्योरी से एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ वो बिल्कुल इन जिन बेसिस पे हुआ उसका किसी भी कंट्री ने रिजल्ट नहीं दिखाया, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। इनफैक्ट 71 में हमारे पास बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी कि इस चीज़ को भारत के साथ एसिमिलेट किया जाए। इनफैक्ट अगर पूरी तरीके से भी नहीं तो कम से कम कुछ चीज़ों को जो है कॉमन किया जा सकता था, जिसमें सपोज़ कीजिए डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बांग्लादेश के क्रिएशन के समय ही कॉमन की जा सकती थी। हालांकि जो नहीं हुआ, अब वो समय है कि अब इंडिया एक वन इंडिया पॉलिसी को लेकर चले, जिसमें हम उस अनडिवाइडेड इंडिया जो कि
1947 में विभाजन हुआ, उससे पहले बनने की कोशिश करें। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये डिवीज़न बहुत ही अनरियलिस्टिक टर्म्स में हुआ, जिसमें आपने पंजाब में नदियों के पूरे राज्य को आपने बांटा। सिंध, सोचिए कितना बड़ा बिजनेस कम्युनिटी अपने आज भी अपने ज़मीन से उखड़ा पड़ा है। एंड एडेड टू कि बलूचिस्तान में हमेशा प्रॉब्लम है, नॉर्थ फ्रंटियर रीजन्स में आपने मिलिटेंसी घुस गई। आपका बंगाल का क्षेत्र अगर आप पूरा देखें, अगर इसमें आप इसका डिवीज़न हुआ, और इसी का डिवीज़न जो है आज जो बांग्लादेश बना है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने का इसमें यह भी है कि वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्ट में है, बट उसे हम वेस्ट बंगाल कहते हैं। द रीज़न बीइंग द सेम, उस रिटन ऑन द नेम कि आप इस बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसके वेस्ट में है, वेस्ट बंगाल। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा बंगाल का प्रोविंस था, इसे यूनाइट करने की बहुत ज़रूरत है। एंड आप चाहे जितना भी डिक्लाइन कर लें, इंडिया का ईस्टर्न फ्लैंक और वेस्टर्न फ्लैंक, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों जिस तरीके से डिवीज़न किया गया, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश थी, जिससे इंडिया ना कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, म्यांमार और बाकी कंट्रीज़ की तरफ अपना डेवलपमेंट कर सके, और यहाँ से यूरोप की तरफ भी और मिडिल ईस्ट की तरफ का भी रास्ता काटा जाए। तो ज़रूरी इस चीज़ की है कि अब इस चीज़ को हम समझें कि जो पार्टीशन हुआ इंडिया का, जिन रिलीजन के टर्म पे हुआ, वो बिल्कुल एक ऐसा पैमाना था जो कभी बेसिस नहीं बनना चाहिए था। हैविंग सेड दिस, कई विश्व के और कंट्रीज़ भी डिवाइड हुए, जिसमें जर्मनी भी डिवाइड हुआ, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में बटा, लेकिन लोग ने एक समय के बाद वापस जुड़े। और अब समय ये कह रहा है कि अगर इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल के अगर ऑर्डर में बढ़ना है, तो आप ये ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड अपना इस तरीके से डिवाइडेड एरियाज आप नहीं चला सकते। एंड समवेयर डाउन द लाइन आपको ये कॉल लेना होगा कि आप इसके यूनियन को किस तरीके से करेंगे। या तो आप एक फोर्स की तरफ चले, या तो कुछ ऐसे पॉलिसीज़ को बनाएं जिसमें आप कुछ चीज़ें कॉमन करते चलें। मे बी आप समझिए कि एक जॉइंट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस, जिसमें हम जॉइंटली इस पूरी चीज़ को ऑपरेट करें। मिलिट्री को हम एक कर सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश की सिक्योरिटी का सारी जिम्मेदारी ले ले। मे बी कम्युनिकेशन एक कर सकते हैं। आगे चल के अगर रिश्ते और बढ़िया होते हैं तो बेहतरीन, अगर चीज़ों में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो हम एक्सटर्नल अफेयर्स भी एक कर लें। तो उस दिशा में बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि ये सारी चीज़ें लॉन्ग साइटेड हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। कौन किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है, किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती हैं, एंड आने वाले दिनों में और किस तरीके से इंडिया रिस्पॉन्ड करता है, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच कि किस तरीके से होती है। हालांकि ये कमेंट्स में आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि आप भी अपने कमेंट शेयर कीजिए कि और उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकता है। और आपके अगर कुछ बेहतरीन सजेशंस हैं, विल डेफिनेटली लाइक टू इंक्लूड दोज इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़। एंड so that's all for today, and signing off. Thank you.